नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं। सभी को वंदे मातरम। जैसा कि आप जानते हो कि वीकली सैटरडे को हम स्पेशली करंट जीके को लेकर आते हैं और इस करंट जीके की क्लास में मैंने एक बार फिर से आपके लिए कुछ सेलेक्टेड मुद्दे छांटे हैं और ये सेलेक्टेड मुद्दे कहीं ना कहीं आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसमें से 50% मैटर ज़रूर दिखेगा। और हम मंडे से वैसे एक कंफर्म रेगुलर शेड्यूल पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डालेंगे और साथ साथ में करंट अफेयर्स वगैरह गाइडेंस प्रोग्राम भी चलते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन व्यवस्थित आपको सीरीज मिलेगी। यहाँ थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ा गया था, इस वजह से हमने यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आई। वीडियो क्लियरिटी, पिक्चर क्लियरिटी और वॉइस क्लियरिटी पर विशेष मैं जोर देने वाला हूं। लेकिन सोमवार से फ़िलहाल हम देख लेते हैं, आपकी कुछ समय नष्ट ना हो इसलिए इस सैटरडे स्पेशल में हम वीकली करंट अफेयर्स के मुद्दों को देखेंगे। देखिए, वीकली करंट अफेयर्स के अंतर्गत मैंने सबसे पहला मुद्दा लिखा है जी आकाश। ये जी आकाश एक व्यक्ति हैं जो कि भारत से संबंधित हैं। देखिए, भारत और आपके राज्य से कोई भी लिंक रखता है और वह इंटरनेशनल लेवल पर कुछ अच्छे से परफॉर्म्स करता है तो वह कहीं ना कहीं आपके करंट जीके का मैटर होता ही होता है। तो जी आकाश जो है वह 66वें विश्व शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आपको कभी भी एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 66वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन से व्यक्ति बने हैं, तो उसका आंसर होगा जी आकाश। ठीक है। नेक्स्ट मुद्दा है केर पूजा। ये केर पूजा त्रिपुरा का एक पूजा प्रोग्राम है जिसमें यह बहुत वर्षों पुरानी परंपरा थी जो काफ़ी हज़ारों साल बाद में फिर से इसको स्टार्ट किया है। त्रिपुरा के राज परिवार से संबंधित ये पूजा है और त्रिपुरा का राज परिवार ने ही इसे शुरुआत की है। और त्रिपुरा में आप जानते होंगे त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर भी है और उन्हीं की पूजा से संबंधित है और स्पेशली इसमें वास्तुशास्त्र से रिलेटेड ये पूजा होती है जो त्रिपुरा में वर्षों पुरानी परंपरा एक बार फिर से शुरू की गई है। नेक्स्ट मुद्दा है प्रज्ञाता। हालांकि इसका आपको डेफिनेशन कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत लंबा मैटर बन जाता है। सीधा सा पूछा जा सकता है कि प्रज्ञाता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, जिसके मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से डिजिटल शिक्षा के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है जिसका नाम है प्रज्ञाता। डिजिटल शिक्षा के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, जिसका नाम है प्रज्ञाता। मतलब डिजिटल शिक्षा ज़रूरत क्यों पड़ी और किस वजह से। आप भी जानते हो कि पूरा विश्व कोविड-19 या कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और ऐसी कंडीशन में शिक्षा का लॉकडाउन हो चुका है और इसी वजह से आप मेरा वीडियो भी देख रहे हैं। अन्यथा आप किसी प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर किसी कोचिंग सेंटर के ऑफलाइन क्लासेस में होते। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए डिजिटल माध्यम से शिक्षा देने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, जिसका नाम है प्रज्ञाता। जिसमें यहाँ प्रत्येक अक्षर का अलग अलग मतलब होता है, जिसमें पी का मतलब प्रॉपर होता है। इस प्रकार से प्रत्येक शब्द का अलग अलग मतलब निकलता है। आपको मतलब कतई नहीं पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा प्रज्ञाता क्या है, तो आपका उत्तर होगा डिजिटल शिक्षा के लिए एक दिशा निर्देश जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। जिसमें स्पेशली छोटे, जो जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के ज़रिए समझाना चाहूँ तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वह आप भी जानते हो कि स्कूल अभी नहीं जा पा रहे हैं तो उनकी शिक्षा खराब हो रही है। तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइन बच्चों के लिए जारी की गई है, जिसमें स्पेशली बताया गया है कि बच्चों को 23 मिनट से ज़्यादा का वीडियो न प्रोवाइड करवाया जाए। ऐसी ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। खैर, नेक्स्ट मुद्दा है अशोक लवासा के बारे में। ये फेमस व्यक्तित्व हैं जिनको हाल ही में एडीबी का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। चूंकि भारत से संबंधित हैं तो करंट जीके का मुद्दा बनता ही बनता है। अशोक लवासा हैं, वह एडीबी के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। एडीबी है क्या?
एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय जो कार्यालय है वह मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो एशिया के कंट्रियों से संबंधित हैं, उसके नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं भारत के अशोक लवासा को। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दा है नीला सत्यनारायण। नीला सत्यनारायण महाराष्ट्र की पहली चुनाव आयुक्त थी जिनका निधन हो गया है। देखिए, निधन से रिलेटेड या दिवस से रिलेटेड ये हमेशा करंट जीके में फेवरेट क्वेश्चंस बने रहते हैं, इसलिए आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते और इनको आपको करंट जीके के साथ में जोड़कर लेना ही चाहिए। नीला सत्यनारायण महाराष्ट्र की पहली चुनाव आयुक्त हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दा है यूएई ने भारत के साथ में ओपन स्काई एग्रीमेंट किया है। यूएई जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात नाम का एक देश है जिसने भारत के साथ में ओपन स्काई एग्रीमेंट किया है। पहले देख लेते हैं यूएई है क्या। एक देश है जो कि खाड़ी देशों में आता है और यह पेट्रोलियम उत्पादों का एक प्रमुख देश है। आपने इस देश की राजधानी सुनी होगी आबू धाबी, एक और शहर सुना होगा शारजाह, और एक और शहर काफ़ी फेमस चर्चित शहर सुना होगा दुबई। तो यूएई वो देश हैं जिससे हम अक्सर दुबई नाम से जानते हैं, लोग दुबई भी जाते हैं। तो दुबई जिस देश के अंडर में आता है उसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, उस देश ने भारत के साथ में ओपन स्काई एग्रीमेंट किया है। देखिए, इससे पहले भी करंट अफेयर्स में मैंने ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में बताया था जो अमेरिका ने तोड़ दी है। ओपन स्काई एग्रीमेंट और ओपन स्काई ट्रीटी दोनों में फ़र्क होता है। ओपन स्काई ट्रीटी जो होती है वह दो देशों के मध्य, जिस देशों के मध्य होती हैं उसके अंतर्गत होता ये है कि अगर कोई भी देश हवाई रूप से कोई हमला करे तो वो एक दूसरे के साथ में सहयोगी बने रहते हैं। ठीक है, ओपन स्काई एग्रीमेंट के अंदर ये होता है जिसके अंदर कोई भी देश अपने आकाश मार्ग को दूसरे के लिए आसानी से खोल सकता है, जिसमें जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊं, यूएई और भारत के साथ में ओपन स्काई एग्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अपने एरोप्लेन, जो नागरिक एरोप्लेन है, वह यूएई में कितने भी भेज सकता है और यूएई भारत के अंदर कितने भी भेज सकता है। इसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। भारत अपने वायु मार्ग यूएई के लिए पूरी तरह से खोल रहा है और यूएई भारत के लिए पूरी तरह से वायु मार्ग खोल रहा है। भले दिन भर कितने भी हवाई जहाज जाएं, इसमें कोई एक दूसरे के परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, नाम है 5G यानी पाँचवीं जनरेशन। आप अक्सर अभी इस्तेमाल कर रहे हो, जिस इंटरनेट डेटा को देख रहे हो वो है 4G। 4G यानी चौथी जनरेशन का डेटा, चौथी जनरेशन का इंटरनेट। और इसके बाद वाली जो जनरेशन आती है उसे कहते हैं 5G। अब जियो जो कि रिलायंस की एक कंपनी है, आप अच्छी तरह से भली बात ही जानते हो, इंडिया में काफ़ी फेमस है जियो। मुकेश अंबानी जिसके ब्रांड CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जियो कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि 2021 तक वह भारत में पहली बार 5G लाएंगे, यानी पाँचवीं जनरेशन का डेटा लाएंगे, इंटरनेट लाएंगे, इंटरनेट स्पीड लाएंगे। अभी 4G में जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा अपने एग्जांपल के ज़रिए समझाऊं तो अगर आप किसी 3 घंटे की अगर मूवी डाउनलोड करते हो तो कम से कम 4G स्पीड में 6 से 7 मिनट का वक्त लगता है अगर आप 3 घंटे की मूवी डाउनलोड करते हो। तो 5G में ऐसा होगा, वही मूवी 3 घंटे की आपकी मात्र 6 से 7 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। इतनी स्पीड बढ़ जाएगी इंटरनेट की। अब आप समझ गए होंगे कि 5G होता क्या है, यह एक स्पीड डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दा है विक्रम दोराईस्वामी। विक्रम दोराईस्वामी देखिए, उच्चायुक्त और राजदूतों से संबंधित भी अक्सर करंट जीके से रिलेटेड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो विक्रम दोराईस्वामी बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं
और साथ साथ में ये मुद्दा है रुद्रेंद्र टंडन, जो अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वैसे उच्चायुक्त और राजदूत एक ही होते हैं। जैसे भारत का किसी देश में अगर राजनीतिक संवाद करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे राजदूत कहते हैं, और उच्चायुक्त भी वही होता है, लेकिन कुछ कंट्री में उसे उच्चायुक्त नाम से जाना जाता है, कुछ कंट्री में उसे राजदूत नाम से जाना जाता है। उच्चायुक्त उन्हें कहते हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, राष्ट्रमंडल जो देश हैं, वहाँ जो नियुक्त होते हैं उन्हें उच्चायुक्त कहा जाता है। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की संख्या वर्तमान में है 71, टोटल पहले थी 72। ये 71 कंट्री वो हैं, 71 कंट्री वो हैं जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम रह चुके हैं। उन्हें कॉमनवेल्थ देश कहा जाता है, यानी राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। टोटल इसकी सदस्यों की संख्या पहले 72 थी, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, लेकिन अब पाकिस्तान को इसके अलग कर दिया गया है, इसलिए सदस्यों की संख्या 71 रह गई है। इन 71 देशों के अंदर अगर कोई भी नियुक्त किया जाता है तो उसे उच्चायुक्त कहा जाता है। इन 71 देशों के अलावा कहीं पे नियुक्ति होती है तो वह राजदूत कहलाता है। इसका मतलब साफ है कि अफगानिस्तान कभी भी ब्रिटेन का गुलाम नहीं रहा। नेक्स्ट मुद्दा है BCCI यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, जिसके नए CEO नियुक्त किए गए हैं हेमांक अमीन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है हेमांक अमीन। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दा है ब्रह्म वासुदेव। ये ब्रह्म वासुदेव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो हॉकिंस कुकर काफ़ी फेमस है, आप जानते होंगे, ऐड भी काफ़ी चलता है। हॉकिंस जो कुकर हैं उसके चेयरमैन हैं, जिनका नाम है ब्रह्म वासुदेव, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट मुद्दा है डॉक्टर के शिवन को वॉन कर्मन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये वॉन कर्मन अवार्ड कौन देता है? IAA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स एक फर्म है, IAA शॉर्ट में कहते हैं। उनके द्वारा वॉन कर्मन अवार्ड दिया गया है भारत के इसरो के चेयरपर्सन के शिवन को। ये के शिवन भारत के इसरो मतलब भारत का जो अंतरिक्ष जो अनुसंधान केंद्र है उसके अध्यक्ष हैं, इसरो के अध्यक्ष हैं के शिवन। उनको वॉन कर्मन अवार्ड से सम्मानित करेगी इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। वॉन कर्मन इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के एक वैज्ञानिक रह चुके हैं और उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड को दिया जाता है, जो इस फर्म में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। ये ब्रांड एम्बेसडर भी एग्जाम में अक्सर मुद्दा बनते रहते हैं, तो मुझे कुछ एक आध ब्रांड एम्बेसडर इस वीक में अच्छा लगा स्पोर्ट्स अड्डा का, तो मैंने और भी ब्रांड एम्बेसडर ले लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पहले कुछ समय पहले बन चुके हैं, तो ब्रांड एम्बेसडरों से रिलेटेड भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो मैंने एक साथ ही सबको डाल दिया। ब्रांड एम्बेसडर स्पोर्ट्स अड्डा का बनाया गया है ब्रेट ली को। ये ब्रेट ली है वह ऑस्ट्रेलियन टीम के पूर्व फास्ट बॉलर रह चुके हैं, बहुत ही तेज गेंद फेंकते थे, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं, जिनको स्पोर्ट्स अड्डा जो कि भारत की एक मैगजीन है जिसमें कबड्डी क्रिकेट से संबंधित मुद्दे कुछ खबरें छपती हैं, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ब्रेट ली को। नेक्स्ट है आरोग्य सेतु ऐप, जो कि आपको पता है कोविड सेंटर के लिए काफ़ी फेमस है। इंडिया को कोविड-19 से संबंधित डेटा कलेक्शन का एक प्रमुख ऐप है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अजय देवगन को। ठीक है, भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी, काफ़ी समय पहले बने हैं, लेकिन करंट जी का मैटर बन सकता है। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी। और एडिडास के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वह पूर्व मिस वर्ल्ड भारत की ओर से मानुषी छिल्लर। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दा है पोस्ट कोविड कोच। देखिए, भारतीय रेलवे ने एक पोस्ट कोविड कोच बनाया है। अभी ट्रेनों में यह कोच अलग से जुड़ेगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि रेलवे के जो हैंडल होंगे, खिड़कियां होगी, उसमें कॉपर लगाया जाएगा, क्योंकि ऐसी रिसर्च से सामने आया कि जो कोरोना जो वायरस है वह कॉपर पे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहता, तो इसकी एहतियातन के तौर पर भारतीय रेलवे में पोस्ट कोविड कोच लगाए जा रहे हैं।
नेक्स्ट 2 मुद्दे हैं यहाँ पर। देखिए, दिवस से रिलेटेड भी एग्जाम में सवाल आता रहता है, तो 17 जुलाई काफ़ी विशेष है। 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी दिवस मनाया जाता है। इमोजी आप अच्छी तरह से जानते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पर काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे स्माइल का, कहीं पर हेलो का वगैरह, ये इमोजीज़ होते हैं। वो 17 जुलाई को विश्व इमोजीज़ दिवस मनाया जाता है और 17 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को, क्योंकि जितने भी मामले बनते हैं, इंटरनेशनल जो क्राइम्स बनते हैं, उन सब देशों से रिलेटेड यह 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रमुख मुद्दे थे जो इस वीक काफ़ी चर्चा में रहे और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें से आपका 50% मैटर आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में, करंट जीके में आएगा ही आएगा। फिलहाल इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं मंडे से एक व्यवस्थित शेड्यूल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।